So as per discussion, we have to start gravitation from today. ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है हमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन शुरू करना है। ग्रेविटेशन देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड उतना ही सिंपल टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जिसको आप एकदम कम टाइम देके प्रिपेयर करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसे कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस में, उसमें सबसे टॉप में लिस्ट में आता है ग्रेविटेशन। अब बेसिकली ग्रेविटेशन में जो है फर्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो भी बातें हमें यहाँ पे मालूम होगी वो सारी की सारी आपको हेल्पफुल रहेगी इन कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज ग्रेविटेशन के साथ में एक बार आप रिवाइज करते टाइम इलेक्ट्रो को देख लेंगे तो दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या था कि अगर दो मासेस स्पेस में प्लेस करेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड अट्रैक्शन का फोर्स होता है G(m1m2) अपॉन r², जहाँ पे G का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। एंड ये G की जो वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश इसने फाइंड की थी एक एक्सपेरिमेंट में, जिसको बोला जाता है टॉर्शनल बैलेंस। अब यहाँ पे जो जी का इंट्रोडक्शन हमने किया है, देखो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएंगे तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देन इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद में वैल्यू तो ऊपर लिख दी है उसको, एंड ये जो है यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होती, मतलब इसकी वैल्यू हम अनअल्टर्ड रखेंगे हर एक क्वेश्चन में, हर एक कंडीशन में। देन न्यूटन्स लॉ का अगर हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, स्केलर क्वांटिटी जी के लिए लिखा है मैंने, तो वेक्टर फॉर्म में हमें मालूम है हम क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट बॉडी है 1 पे प्लेस की है, ये सेकंड बॉडी है ये 2 पे प्लेस की है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करने वाले एंड वो फोर्स रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर उन दोनों के बिटवीन सेपरेशन आ रहे तो यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं फोर्स को वेक्टर बना देता हूँ तो मुझे क्या करना है, एक तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आर कैप से मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। एंड अगर ऐसे नहीं कर रहे हम तो यहाँ पे यह वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा, G(m1m2). अब यूनिट वेक्टर मतलब आर वेक्टर अपॉन आर होता है, तो ये r³ इंटू आर वेक्टर, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कंडीशन जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके ही मिलती है एंड जो एप्लीकेबल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज से रिलेटेड आल्सो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है कि एक मास को हम स्प्लिट करेंगे, कैपिटल एम मास था उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, एक होगा स्मॉल एम, एक होगा स्मॉल एम, तो दूसरा बचेगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स हमें मैक्सिमम रिक्वायर्ड है तो ये स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का रेशियो कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनिक पॉइंट देखेंगे तो चार्ज का रेशियो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा, सो दैट फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। उसके बाद में अगर हमें बोला जाता है कि दो पॉइंट मासेस है m1 एंड m2, इन दोनों को इस तरह से प्लेस किया है एट ए सेपरेशन d, एंड इन दोनों के बिटवीन एक छोटा सा मास हमने प्लेस किया है स्मॉल m एट ए डिस्टेंस r, और आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्मॉल m हमने प्लेस करने की वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब नेट फोर्स 0 बन रहा है। तो उस केस में ये डिस्टेंस स्मॉल m स्मॉल r कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन मिलता है √m1 अपॉन रूट एक्सप्रेशन मिलता है r इक्वल्स टू √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2 इंटू d।
ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिलता है फॉर द डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस का ये रिलेशन जो है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एज इट इज एप्लीकेबल है, बट मास की जगह पे वहाँ पे हमें चार्जेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हमें मालूम है कि अगर 4 मासेस इस तरह से स्क्वायर के 4 वर्टेक्स के ऊपर प्लेस करेंगे, सारे मासेस इक्वल है, एम 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 एम, साइड लेंथ अगर ए है, सपोज इसको हम ए बी सी डी बोल रहे हैं, तो सी के ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा F1, ये इधर अट्रैक्ट करेगा F2 एंड ये इधर अट्रैक्ट करेगा F3। तो इस केस में जो भी नेट फोर्स एक्ट होगा ऑन मास एट सी वो बनेगा F इंटू ब्रैकेट ऑफ √2 + 1/2, एंड F की वैल्यू जो यूजुअल हमारा GM² अपॉन A², ये फॉर्मूला है, वही से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन, सिर्फ फोर्स की वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो। उसकी सिमिलर नेक्स्ट कंडीशन अगर हमें दी जा रही हो कि सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से 3 मासेस प्लेस किए, और उसके बाद में और एक मास यहाँ पे पी के ऊपर भी प्लेस किया है, इसका मास यम, इसका मास यम, इसका मास यम, इसका मास यम। देखो वर्टेक्स के ऊपर ने कहाँ पे प्लेस किया है, फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ साइड के ऊपर, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो उस केस में क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों के फोर्सेस सेम रहेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स इनका 0 बचेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है सिर्फ ये दो मासेस के बिटवीन रहेगा, एंड ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ये बनेगा F नेट इज इक्वल्स टू G4GM² अपॉन 3 टाइम्स ऑफ A², क्योंकि बस ये जो बीच वाली लेंथ है मीडियन, इसकी लेंथ √3/2 आती है, तो इसका स्क्वायर लेना है, बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं। सेम केस में अगर हमें बोला जाता है कि यहाँ पे जो मास है वो सेंटर में प्लेस किया है ट्रायंगल के, एंड इधर सारे मासेस इस तरह से प्लेस किए, तो सेंटर के मास के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन आती है कि सारे फोर्सेज जो है वो इक्वल एंगल से एक्ट होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इनका क्या होता है, 0 होता है। वेक्टर में हमने देखा था रिजल्टेंट 0 कब होगा, उसके लिए कंडीशन। उसके सिमिलर अगर आपको बोला जा रहा है कि सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर अगेन हमने 3 मासेस प्लेस किए, एंड ये तीनों मासेस क्या म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और सर्कल का सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये लेंगे सेंटर हम O। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन r, वो कौन प्रोवाइड करेगा, नेट फोर्स जो एक्ट होगा एनी वन मास के ऊपर। अभी हमें मालूम है कि यहाँ पे जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 इक्वल मासेस होते हैं m, तो किसी भी एक मास के ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स होता है √3 टाइम्स ऑफ f। वही केस यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे √3 टाइम्स ऑफ एफ से, और हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी फिर √Gm अपॉन a, वेयर a इज द साइड लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से जो है वेरियस केसेस में ये फिक्स्ड रिलेशन है, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करके जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेम कंडीशन अगर हमें बोला जा रहा है कि हमें फोर्स चाहिए एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि रिंग है, ये रिंग है इसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी है जहां पे हमने क्या किया, एक मास प्लेस किया है, एंड ये रिंग के लिए कैपिटल एम इसका मास है, तो इन दोनों के बिटवीन का जो फोर्स रहेगा वो बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इन ब्रैकेट r² प्लस x² रेज टू 3/2। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा गिवन मास पे ड्यू टू रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो x इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2 पे मैक्सिमम होगा, एंड ये जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें F max इज इक्वल्स टू 3√3 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m
डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर का स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम जो है मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वही कंडीशन अगर हमें रॉड से रिलेटेड दी जाती है कि कोई भी एक रॉड है एंड रॉड के सराउंडिंग में एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमने छोटा सा मास प्लेस किया है, जिस यहाँ पे रॉड की लेंथ दी है आपको एल, एंड जो पॉइंट यहाँ पे प्लेस किया है उसका डिस्टेंस अगर आर दिया है, तो इस केस में जो फोर्स एक्ट होगा पॉइंट मास के ऊपर बिकॉज ऑफ रॉड, वो रहेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस एल। तो इस तरह से ये रॉड एंड पॉइंट मास का फोर्स हमें मिलेगा। सारी की सारी सिमिलर कंडीशन, फक्त तिकडं कांस्टेंट जी की जगह पे 1/4 पाई आएगा, मास की जगह पे 4 रहेगा। अदरवाइज फॉर्मूले भी सिमिलर केस में एप्लीकेबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब जितना ग्रेविटेशन में प्रिपेयर कर रहे हो, अगर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे रिवाइज करने के लिए, तो कुछ भी टाइम लैग के बिना आपका जो है एकदम प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर पॉसिबल हुआ आज, क्योंकि मंडे को टेस्ट भी है तो उसका भी प्रिपरेशन करना है, ट्राई करो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी जब इलेक्ट्रो करेंगे तब ग्रेविटेशन को पहले से आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमें बोला जा रहा है कि फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब भरा हुआ स्फीयर है। ये स्फीयर का सेंटर है ओ, पॉइंट लोकेटेड है आउटसाइड मतलब ए एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। इसका मास है कैपिटल एम, यहाँ पे मास प्लेस किया है स्मॉल एम। तो इन दोनों के बिटवीन का फोर्स रहेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये यूजुअल केस है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वही एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। सेम केस अगर हमें बोला जाता है कि ये फर्स्ट केस थी, सेकंड केस फिर से स्फीयर जो है वो सॉलिड स्फीयर दिया है, स्फेरिकल बॉडी है, सेंटर है ओ, एंड आपकी बार पॉइंट प्लेस किया है सरफेस के ऊपर जिसका डिस्टेंस है कैपिटल आर। तो इस केस में जो फोर्स रहेगा दोनों के बिटवीन वो बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे आईएमपी पॉइंट मिलता है जिसको हम न्यूटन की शेल थ्योरम को भी कंसिडर करते हैं कि फॉर स्फेरिकल बॉडीज mass is considered to be located at center। मास जो है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, इस तरह की कंडीशन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर स्फेरिकल बॉडीज मास इज टू बी कंसिडर्ड टू बी लोकेटेड एट सेंटर। अब थर्ड केस जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। मतलब देखो क्या है कि स्फीयर सॉलिड ही है, बट अभी पॉइंट हम आउटसाइड या फिर सरफेस पे नहीं ले रहे, पॉइंट हम इनसाइड ले रहे हैं, और ये इनसाइड पॉइंट का डिस्टेंस दिया है आर डैश। तो इस केस में हमें करना क्या है कि पहले फॉर्मूले पे वही एप्लीकेबल है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस लेनी है, बस इसको आर डैश बाय कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई करना है, सो दैट जो अंदर का मास रहेगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेबल था फॉर सॉलिड स्फीयर्स। वही देखेंगे फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की वजह से एक्ट होने वाले फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं। उससे पहले इसका ग्राफ कैसे होता है एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो केस हमने यहाँ पे देखी है उसमें अगर देखेंगे तो कंडीशन क्या होती है कि ये जो फोर्स है वेरी करता है विद डिस्टेंस। तो जब तक सरफेस नहीं आ रहा है इनका वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो एफ प्रोपोर्शनल टू आर डैश। लेकिन एक बार सरफेस आ गया उसके बियॉन्ड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये पैराबोलिक पाथ पे ट्रैवल करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक आईएमपी क्वेश्चन की टाइप होती है। हमें बोला जाता है कि एक सॉलिड स्फीयर था और उसमें से इतना पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, मतलब आपकी केस में जो है इतना ही पोर्शन बचा है, और उसके सराउंडिंग में अगर हम कोई मास प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मास प्लेस किया है स्मॉल एम, तो अब इन दोनों में फोर्स कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो हमें सबसे पहले कंसिडर करना है कि जब स्फीयर पूरा था तब ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, इसको हम F1 बोलेंगे। उसके बाद में जो पोर्शन हमने रिमूव किया है
वो वाला पोर्शन कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको अपन F2 बोलेंगे, एंड फिर बचा हुआ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें F1 माइनस F2 करना पड़ेगा, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड योर फाइनल आंसर। फक्त यहाँ पे क्या होता है कि डेटा मासेस के फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हमें जो है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्फीयर की बात चलेगी तो वॉल्यूम बनती है 4/3 पाई आर का क्यूब, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर की बात हो गई। सेम कंडीशंस अगर हम अप्लाई करेंगे फॉर होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर में क्या होगा, देखो स्फीयर अगर होलो है, पॉइंट आउटसाइड है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आर है, फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में पॉइंट अगर सरफेस पे दिया जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यह बनेगा जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अगर पॉइंट इस होलो स्फीयर के इनसाइड जाता है आर डैश पे, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब इनसाइड होलो स्फीयर जो है फोर्स एक्ट नहीं होगा, बस आउटसाइड एंड सरफेस के ऊपर की फोर्स हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली इसके सेंटर में कोई मास नहीं है, तो सेंटर की टुवर्ड्स एक्ट होने वाला कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं होगा। आगे इसको अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेरिएशन जो है फोर्स का विद डिस्टेंस हमें इस तरह से मिलेगा कि सरफेस तक कुछ नहीं, उसके बियॉन्ड पैराबोलिक पाथ, ठीक है। बट ये सेकंड कंडीशन जो है ना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती है, तो इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करना है। मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये नॉट IMP, बिकॉज मास जो है वो शेल, यहाँ का मास उसको अट्रैक्ट करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। हमारा कंसिडरेशन जो था कि स्फीयर है तो उसका मास सेंटर पे रहेगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा इसके लिए हमने बस ये इंट्रोडक्शन किया था इसका। तो यहाँ पे ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड उसके एप्लीकेशंस कंप्लीट होते हैं। अभी टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g इक्वल्स टू बनता है gm अपॉन आर स्क्वायर। अगर पर्टिकुलर हाइट पे पूछेंगे तो ये बनेगा gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसकी तो बेसिक बातें मालूम है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद में कैसे एक्ट होता है, वो वैल्यू कितनी है सरफेस पे 9.8 क्यों लेते हैं, कैलकुलेशन में 10 लेंगे, ये तो चल ही रहा है हमारा साल भर, ठीक है। अब इसमें अगर हमें डेंसिटी के फॉर्म में पूछा जाता है तो ये बनेगा 4/3 पाई रो जी इंटू आर। तो देखो कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे आता है कि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर क्वेश्चन में बोला है डेंसिटी कांस्टेंट है, बट जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि मास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर चेंज होगा। मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, दोनों केसेस में जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इसमें जो है एज जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो अगर हमें डेल्टा g/g मतलब इसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आएगा -2 इंटू डेल्टा r/r। एंड अगर सिर्फ रेडियस में वेरिएशन हो रहा है तो, बट रेडियस के साथ साथ मास में भी वेरिएशन दिया है, तो डेल्टा m/m -2 इंटू डेल्टा r/r, ये एक्सप्रेशन अप्लाई करके हम यहाँ पे रिलेटिव एरर मतलब रिलेटिव चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें आएगा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट वेरिएशन आएगा ड्यू टू हाइट। अब हाइट की वजह से वेरिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, GH अपॉन जी करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा GH इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ हाइट। अगर पूछेंगे तो ये फॉर्मूला बेसिक है, इसके ऊपर से हम बाकी फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे भी होता है g इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r, बट ये अप्रोक्सीमेशन है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जो है इसी इक्वेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हमें h कैलकुलेट करना है, r कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें बस वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डेटा दिया जाता है, एच पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे 10/√(x - 1) इंटू आर इक्वल्स टू क्या करेंगे h करेंगे।
मतलब अगर x हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है तो उसके साथ में देखो, अगर हमें बोला जाता है कि एब्सोल्यूट डिक्रीज कैलकुलेट करना है g में, यानी डेल्टा g, ये डेल्टा g इक्वल्स टू होता है 2hg अपॉन r, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद में आता है फ्रैक्शनल डिक्रीज। अब जब बात फ्रैक्शनल डिक्रीज की आएगी तो डेल्टा जी अपॉन जी करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा 2h अपॉन आर। एंड इसके ऊपर से अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिक्रीज, तो वहाँ पे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कर देंगे, मतलब ये बनेगा 2h बाय आर इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल परसेंटेज जो भी वेरिएशन हमें रिक्वायर्ड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट। अभी सेम वेरिएशन देखेंगे ड्यू टू डेप्थ। अब डेप्थ की वजह से जो वेरिएशन है उसमें एक ही फॉर्मूला मिलता है, दैट इज जी डी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। एंड जिसके ऊपर से हमें समझ में आता है कि अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो बनता है, क्योंकि वहां पे डी इक्वल्स टू आर है। यानी कि देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है, एंड उसका वेरिएशन का ग्राफ अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो अगेन सेंटर पे जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है, ये हो गया सरफेस। उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये वेरिएशन का ग्राफ हमें मिलता है। एंड और एक बात, d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h, इतने डिस्टेंस पे g क्या होता है, सेम होता है। मतलब हमें बोला जाता है कि अगर 100 किलोमीटर हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, g/1 है, g/2 है, तो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी कितने डेप्थ पे रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ d इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h करना पड़ेगा, यानी हाइट को डबल कर देंगे तो हमें डेप्थ कितनी है उसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बिकॉज ऑफ डेप्थ। अब इसमें भी हम वन बाय वन क्या करेंगे, पहले एब्सोल्यूट डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा डेल्टा जी, एंड ये बनता है डी जी अपॉन आर। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव डिक्रीज, तो ये बनेगा डेल्टा जी अपॉन जी, यानी कि डी अपॉन आर। एंड अगर यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल डिक्रीज चाहिए, तो ये फ्रैक्शनल डिक्रीज की जो केस है उसमें बस डेल्टा जी अपॉन जी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डी बाई आर इंटू 100 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अब यहाँ पे हाइट हो गई, डेप्थ हो गई, इसके बाद में अगर वेरिएशन कंसिडर करेंगे हम ड्यू टू शेप, तो शेप की वजह से क्या होता है कि अर्थ की रेडियस एट इक्वेटर ग्रेटर है एज कंपेयर टू अर्थ की रेडियस एट पोल, एंड इनमें जो डिफरेंस होता है वो नियरली 21 किलोमीटर का है। इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ये जीपी माइनस जीई जो है, तो इन दोनों का डिफरेंस बिकॉज ऑफ ये जो शेप होता है, ये होता है इन द रेंज ऑफ 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस रेंज। तो ये होता है शेप की वजह से आने वाला वेरिएशन। अब शेप के बाद में और एक वेरिएशन आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से वेरिएशन बनता है जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे जी मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, आर मीन्स व्हाट, रेडियस ऑफ अर्थ। एंड ये रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। नहीं गिवन है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करके 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर ऐसे भी ले सकते हैं। ओमेगा मतलब अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी जो बनेगी 2 पाई बाय 3, मतलब 2 पाई बाय 24, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.25 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकंड इसके आसपास आती है। एंड फाई जो है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, फाई जो है वो बनता है लैटिट्यूड विच इज इक्वल्स टू जीरो है एट इक्वेटर, एंड ये फाई जो है इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है एट पोल्स। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ के रोटेशन में ये वेरिएशन आता है, एंड पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से अगेन ज़्यादा रहेगा, एंड ड्यू टू रोटेशन जो इफेक्ट है वो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वेरिएशन में डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब उसमें कंडीशन अगर
नेट वेरिएशन देखेंगे तो जीपी माइनस जीई, उधर का 18 इधर का 34, मतलब 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अगर शेप एंड रोटेशन दोनों इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद में एक आईएमपी इससे रिलेटेड एक फेवरेट क्वेश्चन की टाइप होती है जिसमें बोला जाता है कि एट इक्वेटर अगर बॉडी का वेट 0 बन रहा है तो अर्थ की ओमेगा कितनी होगी। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको 1/800 रेडियन पर सेकंड ये नंबर याद रखना है, या फिर अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होगा तो वो बनेगा 1.4 आवर। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो वेट 0 हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन में हम जी डैश को 0 पुट करेंगे तो ये माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव जो है वो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा आता है रूट ऑफ जी बाय आर, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिस्पेक्टिव जो भी अननोन है उसके आंसर्स मिलते हैं, हम इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक का, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अगेन देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड सेम पॉइंट हम इलेक्ट्रो में पढ़ने वाले, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे उधर हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे भी डिफाइन होगा, बस यहाँ पे चार्ज को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय मास, तो ये बन गया फोर्स पर यूनिट मास। तो बाकी यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनेगा मास अपॉन फोर्स से, फोर्स अपॉन मास से मतलब न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, देन ये स्केलर की जगह पे वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन फोर्स की सिमिलर रहेगी। अब यहाँ पे देखो फोर्स को हम मास से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जितने फॉर्मूले हमने फोर्स रिलेटेड अभी देखे थे हर एक में जाके बस मास से डिवाइड कर लेना है कि कौन सा मास, जो पॉइंट मास के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करते थे तो हमें क्या मिलेगी, हर एक केस में इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, देखो वन बाय वन, जैसे कि पॉइंट मास की वजह से एनी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, जैसे कि ये पॉइंट मास है कैपिटल एम, इससे आर इतने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा मास प्लेस करता तो दोनों के बिटवीन का फोर्स आता जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, बस मास से डिवाइड किया तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल गई मुझे इंटेंसिटी की वैल्यू या फिर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्यू टू पॉइंट मास। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है देखो, डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट मास के लिए ये जो इंटेंसिटी वर्सेस आर है इनका ग्राफ मुझे कुछ इस तरह से मिलता है। एंड और एक बात याद रखनी है आपको कि जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला एंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे सेम दिख रहा है, लेकिन ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी में है, ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बट फिर भी क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। आगे जो है जो भी केसेस हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखी थी कि जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, देन उसके बाद में रॉड होगा, वो सारी की सारी सिचुएशन सिमिलर रहेगी यहाँ पे एप्लीकेबल, बस जो इम्पोर्टेंट है इंटेंसिटी में उनको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। कि जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक रॉड है, रॉड के सराउंडिंग में एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आपको दिया है डी, रॉड की लेंथ है एल, तो ये रॉड की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी अगर चाहिए तो हमें इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा जी एम अपॉन डी इन ब्रैकेट एल प्लस डी। देखो फोर्स का जो फॉर्मूला था वही है, बस मास से डिवाइड कर रहे हैं एंड थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वहां पे 1/L माइनस 1/L प्लस आर था तो उसका सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करके कर दिया है, बाकी पूरा पार्ट जो है वो सिंपल है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से स्फीयर की केसेस लेंगे। अब स्फीयर में क्या होगा, पहले सॉलिड स्फीयर आएगा। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, तीन केसेस होती है। ठीक है, ये तीन सॉलिड स्फीयर आ गए, जिसमें से पहली केस में पॉइंट होगा ए आउटसाइड मतलब आर डिस्टेंस पे, तो इंटेंसिटी बनेगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद में पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर जिसके लिए डिस्टेंस होगा कैपिटल आर, यानी इंटेंसिटी बनेगी जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरी केस होगी जहां पे पॉइंट जो है वो मिडवे पे आएगा सी पॉइंट एट डिस्टेंस आर डैश, तो यहाँ पे हमें जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जैसे फोर्स में करते थे वैसे बस आर डैश बाय आर से मल्टीप्लाई करना है, खत्म। तो ये अगर एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी। अगेन ग्राफ का जो रिलेशन है
वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होता है एक एडिशनल पार्ट, ये स्फीयर की वजह से जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें निगेटिव लेना पड़ता है, वो क्या होती है, माइनस होती है। इसलिए जो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, तो वो ग्राफ का नेचर भी इस तरह से होगा कि जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बार सरफेस आ गया उसके बाद में पैराबोलिक वे से वेरिएशन, ठीक है। तो ये बन गया डिस्टेंस कैपिटल आर। इस तरह का सॉलिड स्फीयर का वेरिएशन होता है। वही अगर सॉलिड स्फीयर को रिप्लेस करेंगे होलो स्फीयर से, तो होलो स्फीयर से रिलेटेड जो बात है वो देखो, आउटसाइड पॉइंट है, उसका डिस्टेंस है आर, तो फॉर्मूला सेम होगा ई इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर से माइनस में ही रहेगा। अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर है बी, जिसका डिस्टेंस है कैपिटल आर, अगेन ई इक्वल्स टू जो है तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट इनसाइड चला गया सी, तो उस केस में कोई फोर्स नहीं होगा, मतलब कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। यानी कि ग्राफिकली अगर देखेंगे तो जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक कुछ नहीं है, सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड जो है ये पैराबोलिक वेरिएशन, ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फॉर हॉलो एज वेल एज सॉलिड स्फीयर ये एक्ट होता है, ठीक है। अब हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर हो गए, इसके बाद में अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे रिंग के लिए, तो रिंग पे एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी लिया जिसका डिस्टेंस एक्स बोला है एंड इसकी रेडियस आपको दी है आर। तो इस केस में इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एक्स, एक्स एक मास चला गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाई डायरेक्ट, ठीक है। फोर्स में ये एप्लीकेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अकॉर्डिंग जब हम सेंटर पे चले जाएंगे तो सेंटर पे ये इंटेंसिटी बन जाएगी जीरो। अब रॉड की तरह अगर हम बात करेंगे डिस्क की, सॉरी रिंग की तरह बात करेंगे डिस्क की, तो ये डिस्क बन गई। तो डिस्क के लिए फिर से अगर हमें एक्सिस पे पॉइंट दिया जाता है जिसका डिस्टेंस है सपोज स्मॉल आर, इसकी रेडियस गिवन है ए, तो पॉइंट पी के ऊपर अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो ये एंगल यहाँ पे थीटा लेंगे, तो ये इंटेंसिटी आती है टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो रिंग हो गया, रिंग के बाद में डिस्क के लिए ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहाँ पे इंटेंसिटी एंड उसके एप्लीकेशन खत्म होते हैं। अब अगेन इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। पूरे टॉपिक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनके क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ईच एंड एवरी वन उसको सॉल्व कर सकता है एंड उसके मार्क्स 100%, जैसे डायमेंशंस के मार्क्स कहीं पे नहीं जाएंगे, इसके भी मार्क्स नहीं जाएंगे। वैसे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की टर्म जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगती है, इसलिए वर्क पावर एनर्जी अगर अच्छी से किया तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे वर्क डन डिपेंड करता है मास के ऊपर, तो पोटेंशियल बनेगा वर्क डन पर यूनिट मास, बस ये क्या होता है ग्रेविटेशन की केस में ऑलवेज निगेटिव होता है। एंड अगर हमें इन टर्म्स ऑफ ई चाहिए तो ये v इक्वल्स टू फिर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इस फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। मतलब वर्क डन से निकालना है या फिर इंटेंसिटी से निकालना है पोटेंशियल, उसके ऊपर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे इसको, मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके बाद में यूनिट जो है वर्क डन अपॉन मास, मतलब ये बनेगा जूल पर किलोग्राम। अब सेम एप्लीकेशन जो इंटेंसिटी की देखे थे वन बाय वन देखेंगे। पहले ड्यू टू पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखो कंडीशन क्या है, बस जो इंटेंसिटी आ रही है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी कि क्या होगा, जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर था वो इंटू आर करने की वजह से आर आ जाएगा। तो पॉइंट मास है उसके आर इतने डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो पोटेंशियल बनेगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, क्योंकि ई का एंड वी का रिलेशन जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो निगेटिव साइन आएगा, ठीक है। वही केस अगर हम स्फीयर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब स्फीयर में पहली बात लेंगे होलो स्फीयर की। तो होलो स्फीयर में देखो, पहला होलो स्फीयर, दूसरा होलो स्फीयर, तीसरा होलो स्फीयर।
पहले हॉलो स्फीयर में पॉइंट आउटसाइड डिस्टेंस r पे a, तो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर। दूसरा पॉइंट सरफेस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा v इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल आर। तीसरा पॉइंट इनसाइड दिया है b एट ए डिस्टेंस r डैश। तो ये बस IMP केस है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है थ्रू आउट द इनसाइड पोर्शन सेम होता है जो सरफेस के ऊपर था, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। यानी कि ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखो, जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक कांस्टेंट है, एंड उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक पाथ से मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह का नेचर पोटेंशियल का फॉर होलो स्फीयर एप्लीकेबल। अब हॉलो के बाद में आएगी सॉलिड स्फीयर की केस, तो सॉलिड स्फीयर तो सिमिलर ही होगा, बस इनसाइड की बात जो चल रही है वहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आएगा। ठीक है, यानी मुझे फिर से अभी सॉलिड स्फीयर लेने पड़ेंगे। ये फर्स्ट वाला स्फीयर, सेकंड स्फीयर एंड ये थर्ड स्फीयर, ऐसे तीन सॉलिड स्फीयर मिल गए। अब सॉलिड स्फीयर में देखो ये सेंटर है, एक पॉइंट ए अगर हम आउटसाइड लेंगे जिसका डिस्टेंस आर है, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर। अगर सेम पॉइंट में सरफेस के ऊपर लूंगा जिसका डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो v बनेगा माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल आर। लेकिन जब ये पॉइंट इनसाइड होगा, ये सेंटर है एंड ये पॉइंट ए यहाँ पे, इसका डिस्टेंस आर डैश होगा, तब की केस IMP है, थोड़ा वेरिएशन इसमें ही आता है। ये जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ जी एम ब्रैकेट ऑफ 3r² माइनस आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब। मतलब लर्न करना है तो इतना एक एडिशनल फार्मूला, एंड होलो स्फीयर में कांस्टेंट होता है वो केस, ये अलग से लर्न करनी पड़ेगी। बाकी तो सेम वे सब कुछ पहले जैसे रिपीटेशन था, वेरिएशन। तो सॉलिड स्फीयर भी हो गया। अब इसके बाद में आएगा रिंग का केस। तो फिर से ये रिंग भी है, इसके सराउंडिंग में पॉइंट पी है, पॉइंट पी का डिस्टेंस हमें बोला है आर है, रेडियस कितनी उसकी ए है। तो इस केस में पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट बनेगा माइनस ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r² प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन फॉर रिंग। अब रिंग हो गई, उसके बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंटरेक्टिंग इन द स्पेस दिए होते तो हम सबका पोटेंशियल डायरेक्ट ऐड करते, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल के बाद में नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन मिलता है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर डायरेक्टली। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल के साथ में इस तरह से डिपेंडेंट है, मास इनटू पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सबसे ज्यादा टाइम इसको ही देंगे। इंपॉर्टेंट है मतलब थोड़ा सा समझने के लिए भी टाइम लगता है एंड क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो इसमें आपको मैक्सिमम टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, बस डेल्टा यू निकालना है, जिसका इन जनरल एक्सप्रेशन आएगा जी एम एम इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ नहीं सोचा है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट जो हमें एग्जाम में काम में आने वाली इक्वेशन है वो है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच वाला। इस सैटेलाइट को उठा के इतने हाइट से लेके इतने हाइट तक लेके गए, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये यूज करेंगे। या फिर ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, ये भी उसी तरह से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, तो इसको भी आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब इससे रिलेटेड और पॉइंट्स आते हैं जो इसी के ऊपर से डिराइव किए जाते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिक्वायर्ड, प्रोजेक्टाइल नहीं लेंगे यहाँ पे, बॉडी लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी एट हाइट h। किसी भी बॉडी को h के इतने हाइट तक अगर हमें फेंकना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए
2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर, इसकी पावर बनेगी 1/2। इस एक्सप्रेशन से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल रेस टू 1/2। बस ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने कैलकुलेट किया ग्राउंड पे एंड सरफेस से। एंड कितनी हाइट अटेंड करेगा ये अगर कैलकुलेट करना है तो वी स्क्वायर आर अपॉन 2gr माइनस वी स्क्वायर, दोनों भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। वी स्क्वायर आर अपॉन 2gr माइनस वी स्क्वायर, इतनी हाइट तक वो बॉडी जो है वो ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में एक सेल्फ एनर्जी की भी कंसेप्ट होती है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बॉडी को फॉर्म होने में कितनी एनर्जी लगी वो वहाँ पे पूछी जाती है। तो अगर वहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो सेल्फ एनर्जी बनती है -3/5 gm स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एंड वही अगर होलो स्फीयर है तो वो सेल्फ एनर्जी बनेगी -1/2 gm अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेल्फ एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है तो वहाँ पे 1 बाय 1 एक एक केस में फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे ट्रायंगल पे 3 मासेस प्लेस किए तो इसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ आर है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले हम इन दोनों मासेस की लेंगे, बाद में इन दोनों मासेस की लेंगे, उनको ऐड कर देंगे, तो एन इन ब्रैकेट n-1 अपॉन 2। इस एक्सप्रेशन हमें समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी। जैसे यहाँ पे 3 मास है तो 3 - 1 2 कैंसिल, मतलब जो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, 3 मासेस से 2 कैंसिल 3 मिलेंगे एनर्जी के पेयर, ठीक है। उसी तरह से अगर स्क्वायर पे 4 रख देंगे तो वहाँ पे 6 मिलेंगे, तो कितने पेयर मिलने, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड 1 बाय 1 हर दो मासेस के हम क्या करेंगे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उसको डायरेक्ट ऐड करेंगे क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है एंड उसकी हमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम इंटू वीसी का स्क्वायर। आगे हम प्रूव करेंगे वीसी को, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है जीएम अपॉन स्मॉल आर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच, यानी कि कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो इसका एक्सप्रेशन होता है -of gm अपॉन आर, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, उसके लिए अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो वो आता है -of gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। एंड इसी एनर्जी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब माइनस ऑफ टोटल एनर्जी मतलब gmm अपॉन 2r, ये बन गए किसके लिए, फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा था। उसके अगेंस्ट कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, या फिर हम बोलेंगे एट रेस्ट है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो बनेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -of gmm अपॉन कैपिटल आर एज इट इज रहेगी। मतलब बॉडी की टोटल एनर्जी बनेगी gmm अपॉन आर, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस एक्सप्रेशन में आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी अगर x है तो पोटेंशियल एनर्जी -2x लेनी है, तब जाके हमें टोटल एनर्जी जो है वो -of x मिलती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वन है, पोटेंशियल एंड टोटल अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो ये एक्सप्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को टोटल एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। इसके ऊपर से हम एस्केप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी के लिए कंडीशन होगी कि जो एस्केप वेलोसिटी के लिए रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है ये इक्वल टू होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सप्रेशन मिलता है √2gm अपॉन आर। एंड फॉर अर्थ अगर देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, कहाँ पे, फॉर अर्थ। बाकी प्लेनेट की अगर बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पे कंपेयर करके इक्वेशन जो है अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके वेलोसिटी से रिलेटेड बातें आपको मालूम है कि प्लैनेट को एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी जो गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी है, अगर इसकी वेलोसिटी से लेस है तो एटमॉस्फेयर होगा,
लेकिन आरएमएस वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर होगी तो नहीं होगा। कोई बॉडी अगर हमने स्पेस में लॉन्च कर दी है जिसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर थी, तो वो स्पेस में ट्रैवल करेगी विथ रिजल्टेंट वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रूट। एंड अगर अर्थ को ब्लैक होल बनना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर इतनी रेडियस अर्थ की बनेगी, तो अर्थ क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी जिसके सरफेस से लाइट भी खुद को एस्केप नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज ए एस्केप वेलोसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट मतलब क्या होता है, एनी बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। फिर वो आर्टिफिशियल होगा, नेचुरल होगा। फिर हम आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो उसको हमें स्पेस से, सरफेस से लॉन्च करना पड़ता है। फिर लॉन्चिंग की प्रोसेस में हमें मालूम है 2 स्टेज रॉकेट, फर्स्ट स्टेज हाइट पे लेके जाएगा, सेकंड स्टेज डिटैच होकर उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगी। तो अगर वो सक्सेसफुली सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस केस में उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिला था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। एंड इनको इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिलता है रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ, आर का मतलब होता है ऑर्बिट की रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसके ऊपर की हाइट। एंड कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के क्लोज रिवॉल्व कर रहा है यानी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी एग्जैक्ट 7.92 होती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर ये रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सैटेलाइट ऑफ अर्थ है तो इसको एस्केप कराने के लिए रूट 2 टाइम्स ऑफ वीसी करना पड़ता है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी करने हैं तो वो 41.4% करने पड़ेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी करने हैं तो वहां पे हमें 100% से एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, सो दैट वो सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। उसी तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे तो वो जी एम अपॉन आर का क्यूब। उसके बाद में अगर पीरियोडिक टाइम हमें कैलकुलेट करना है तो ये पीरियोडिक टाइम भी 2 पाई इंटू रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सेम कंडीशन में अगर ये क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है तो इसका टाइम पीरियड अगेन 1.4 आवर, मतलब नियर अबाउट 80.4 मिनट मिलता है, ठीक है, फॉर द सैटेलाइट अगर वो रिवॉल्व कर रहा है वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हमें सैटेलाइट की हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट के लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर रेस टू 1/3 माइनस आर। अब ये तीनों फॉर्मूले जो है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तभी ये काम के, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में रिक्वायर्ड भी है तो हम इनको टाइम पे डिराइव कर सकते हैं, डिराइव करने में कोई यहाँ पे इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सैटेलाइट एंड उससे रिलेटेड वेरिएशन आता है। उसमें अगर आपको जियो स्टेशनरी की बात की है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसका जो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका पीरियोडिक टाइम 24 आवर रहेगा। इसकी हाइट फ्रॉम द अर्थ ये नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर रहेगी, एग्जैक्ट डिफरेंट है लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है एंड ऑर्बिट की रेडियस बनेगी अराउंड 42,000 किलोमीटर। अगर इसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो अर्थ के सिमिलर होगी, मतलब वही 7.25 इंटू 10⁻⁵। लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। एंड टाइम पीरियड तो ऊपर हमने देखा ही है, तो ये वैल्यूज होती है रिलेटेड टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट बचा है टॉपिक का, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ में तो मालूम है क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब इलिप्टिकल पाथ पे वो मूव करते हैं, केपलर्स लॉज, उसमें कुछ खास नहीं है। सेकंड लॉ में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि वहां पे क्या होगा, डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन, मतलब ये डी ए बाई डी टी चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है विच इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2m हम कंसिडर करते हैं। एंड थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टी स्क्वायर जो है आर क्यूब के साथ प्रोपोर्शन होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बस T2/T1 का स्क्वायर
इक्वल्स टू R2 बाय R1 का क्यूब, ये वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। तो वहाँ पे जो है जो भी अननोन क्वांटिटी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एडिशनल पॉइंट बस याद रखना है कि अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी दिया जाता है, ये सन है तो सन के पास है इसलिए इसको बोला जाएगा पेरिगी, सन से अवे है इसलिए इसको बोला जाएगा एपोगी। एपोगी एंड पेरिगी, यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो v एट a कैलकुलेट करना है, तो एपोजी पे वेलोसिटी बनेगी v इक्वल्स टू रूट ऑफ gm अपॉन a इनटू अवे मतलब कम होगी तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस, एंड पास में है तो ज्यादा होगी मतलब रूट ऑफ gm अपॉन a इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, ई का मतलब कौन है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यही एडिशनल थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको वेरिएशंस में पूछा जा सकता है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल एंड ऑल इट्स एप्लीकेशंस। तो इतने पॉइंट्स पढ़ाए, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो आज के दिन भर के टाइम में। एंड मॉड्यूल में जितने सॉल्व एग्जांपल्स है आधे तो मैंने लिख के दिए, सॉल्व करके दिए, जो रिमेनिंग 10-20 सॉल्व एग्जांपल बचे वो भी कंप्लीट करो। तो ग्रेविटेशन बस इतना ही कंटेंट है, एकदम कम टाइम में प्रिपेयर होगा एंड श्योरली आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगा, तो बी केयरफुल अबाउट इट। आज के आज थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जांपल पूरे कंप्लीट करो। सो रिमेनिंग पार्ट रेगुलर लेक्चर के टाइम में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।